जी हाँ, तो आज सूर्य नमस्कार और एक और उपलब्धि भारत हासिल करने वाला है। अंतरिक्ष में बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों से भी इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ इस कार्यक्रम में है प्रतिमा, चलेंगे उनके पास भी। तो भारत के सिर आज एक और ताज सजने वाला है। इसरो आज वो करने जा रहा है जो बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। भारत का सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 अब से कुछ देर बाद उस पोजीशन पर पहुंचने वाला है जहां चुनिंदा देश ही पहुंच पाए। पहले चंद्रयान और अब आदित्य यान की सफलता भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र की सुपर पावर बनाने के लिए काफी है। इसरो आज वो उपलब्धि हासिल करने जा रहा है जहां अब तक सिर्फ एक प्रयास ही सफल हो सका है। सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पॉइंट पर अब से कुछ देर बाद आदित्य L1 सैटेलाइट पहुंचने वाला है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर और सूर्य से 14 करोड़ किलोमीटर दूर L1 पॉइंट से इसरो का यह सैटेलाइट सूरज पर नजर रखेगा और कई जरूरी डेटा धरती पर भेजेगा, जिससे आसमान के नए राज खुल पाएंगे। तो पिछले साल 2 सितंबर को PSLV C-57 रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। अब तक ये 125 दिनों की यात्रा पूरी कर चुका है और अब अपने मकसद में कामयाब होने से चंद मिनटों की दूरी पर है। करीब 4 बजे आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। हेलो ऑर्बिट के L1 पॉइंट पर आदित्य L1 सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु के कमांड सेंटर से आदित्य L1 पर वैज्ञानिकों की नजर बनी हुई है। अब से कुछ ही देर बाद कमांड देनी शुरू हो जाएगी। सैटेलाइट को थ्रस्ट दिया जाएगा जिससे वो अपने पाथ में आएगा और L1 रेंज में स्थापित होगा। जो तो बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि इसरो के इतिहास में आज दर्ज होगी बड़ी उपलब्धि। आज सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा आदित्य L1। 1 घंटे बाद करीब 4 बजे L1 पॉइंट में पहुंचेगा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा आदित्य L1 और इस तरह से एक बड़ी यात्रा पूरी होगी, एक लंबी यात्रा पूरी होगी। ये सिर्फ कुछ महीनों के नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है, नतीजा है। सूर्य का अध्ययन करने में बड़ी भूमिका रहेगी। सूर्य और उससे जुड़े कई रहस्य आदित्य L1 हम तक पहुंचाएगा डेटा इकट्ठा करके। तो आज का दिन काफी अहम। 1 घंटे बाद आदित्य L1 पहुंचेगा हेलो ऑर्बिट में। और इस बीच आपको बता देते हैं कि भारत के लिए इस मिशन के क्या मायने हैं। आदित्य L1 जब आज सफल होगा तो उसके मायने समझिएगा। सोलर मिशन में दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत। इस सफलता के साथ ही भारत को सूर्य के पास पहली सौर वेधशाला भी मिल जाएगी। अब तक सिर्फ 3 देश लॉन्च कर सके हैं सूर्य मिशन। तो ये कामयाबी अपने आप में कितनी बड़ी है, ये समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या होने वाला है आज। आपको हम बताते हैं कि आज कैसे सूरज के पास आदित्य L1 सफलता का परचम लहराएगा। आज क्या होगा ये सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दहकते सूरज को भारत का सूर्य नमस्कार। जी हाँ, देखिए ये जो ग्राफिक्स है इसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि L1 की पोजीशन कहां है, डिस्टेंस उसका क्या है सूर्य से और पृथ्वी से, वो कितनी दूरी पर है। तो आप जो ये 3 स्थितियां देख रहे हैं, एक तरफ सूरज, दूसरी तरफ L1 और दूसरी एक तरफ पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 है और वहां से सूर्य 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। किन सवालों के जवाब मिलेंगे तो सूर्य का वायुमंडल कैसे 10 लाख डिग्री तक चला जाता है, इस बात से जुड़े आंकड़े जुटाएगा आदित्य L1। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री कैसे रहता है, इससे जुड़ी जानकारी जुटाएगा L1। और सूर्य की बाहरी परतों का रहस्य क्या है, इनको भी जानने समझने की कोशिश करेगा आदित्य L1। तो ये अहम बातें आज जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी पूरी, तो इसके बाद से ये डेटा मिलना भी शुरू हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इसरो पहली बार किसी सोलर ऑब्जर्वेटरी की हेलो ऑर्बिट में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हेलो ऑर्बिट में सूर्य की अलग अलग कोणों से स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा। L1 पॉइंट पर किसी ग्रहण का असर नहीं होता है। तो पहले L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया था और अब इस परिक्रमा के जरिए वो तमाम महत्वपूर्ण डेटा जुटाया जाएगा जिससे सूर्य से संबंधित ये तमाम प्रश्न जो है वो हल हो पाएंगे, उनका उत्तर मिल पाएगा।
तो देखिए L1 पॉइंट तक कैसे पहुंचेगा आदित्य, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य, L1 की रफ्तार को काबू किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, जिस रफ्तार से वो चल रहा है उसे नियंत्रित करने की कोशिश होगी और पाथ बदलने के लिए थ्रस्टर से फायर किया जाएगा, फायरिंग की जाएगी। चूकने पर दूसरी या तीसरी बार भी थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। हेलो ऑर्बिट के सही पाथ में आने पर सैटेलाइट स्थिर हो जाएगा और वहां से वो डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये तमाम जानकारियां आदित्य L1 को लेकर जब वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंचेगा, हेलो ऑर्बिट तक जाएगा और वहां से डेटा जुटाना शुरू करेगा। हम इस पूरे विषय को अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है दिनेश कुमार यादवेंद्र, पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार CISC, और मिला मित्रा हमारे साथ हैं, पूर्व वैज्ञानिक नासा की, और साथ ही डॉक्टर मनीष पुरोहित भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पूर्व इसरो वैज्ञानिक। तो हम सभी के पास जाएंगे मिला जी, लेकिन पहला सवाल मेरा आप ही से, आज के दिन को कितना महत्वपूर्ण मानती है इस मिशन को लेकर? आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सितंबर 2 को ये लॉन्च हुआ था और तब से काफ़ी दूर गया है। तो आज ये फाइनल पॉइंट पे हम आ चुके हैं जहाँ पे आदित्य L1 को अपने पार्किंग लोकेशन में जाना है। ये बहुत ट्रिकी मनूवर है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं जा सकता, स्लो भी नहीं जा सकता, एग्जैक्टली स्पीड कंट्रोल करके ये ऑर्बिट के अंदर इसको इंजेक्ट होना पड़ेगा और ये ऑर्बिट पकड़ना पड़ेगा। इसके तो ये काफ़ी मनूवर कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज ये हो गया सक्सेसफुली। तो फिर 5 साल लगातार कम फ्यूल खर्च करके ये मिशन चलता रहेगा। जैसा आप बता रही हैं कि महत्वपूर्ण है और बड़ा ही क्रिटिकल है, जैसा आपने बताया। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वैज्ञानिक। मनीष जी, ये कितना, जैसा मैम कह रही थी, काफ़ी ट्रिकी है, वाकई में ये कितना चैलेंजिंग है? हम ये देख रहे थे कि थ्रस्टर से एक बार अगर नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार भी इस्तेमाल करके उसे हेलो ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, इसे आप कैसे एसेस करते हैं? हमारे दर्शकों को इसे कैसे समझाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा मॉडल है उसके थ्रू समझाना चाहूँगा। आप ये मान लीजिए कि ये सन है, सूरज है, ये धरती है और ये है वो L1 पॉइंट जिसके चारों तरफ हमें आदित्य को घुमाना है। अब ये मनूवर इसलिए ट्रिकी है क्योंकि ये पूरी चीज़ घूम रही है, क्योंकि धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है और ये जो L1 पॉइंट है इनसे बंधा हुआ है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे घूम रहा है। हमारा जो आदित्य है उसको इस ऑर्बिट में घूमना है, उसको यूं घूमना है, बट देन उसको ऐसे भी घूमना है और ये पूरा सिस्टम साइड में भी घूम रहा है। तो ये मनूवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जिस पॉइंट को मैंने इस पर्पल बॉल से दिखाया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एक पॉइंट है। अब थोड़ा सा अपन पीछे चलें और मैं बात करूं अगर मंगलयान या चंद्रयान 3 की, तो ऐसा मनूवर हमने तब भी किया था। हमारे मंगलयान के ऊपर भी 440 न्यूटन की जो लिक्विड अपोजी मोटर जो आदित्य पे लगी हुई है, वही मोटर 440 न्यूटन थ्रस्ट वाली मोटर हमारे मंगलयान पे भी थी। बट वहां पर जब हम मंगल के पास पहुंचे थे तो हमने उन थ्रस्टर्स को, उस मोटर को फायर किया। कैसे फायर करते हैं? तो ये मान लीजिए कि अभी आदित्य जो है वो यूं जा रहा है, तो उसको 180 डिग्री फ्लिप कर दिया जाएगा। थ्रस्टर्स जो है वो सामने की साइड आ जाएंगे, फिर उनको फायर करेंगे तो वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, और जब वो स्लो डाउन होगा तो सिमिलरली वी डिड इन मंगलयान भी ऐसे ही किया था। तो उसको स्लो डाउन किया तो मंगल ने अपनी ग्रेविटी में हमारे मंगलयान को कैप्चर कर लिया था। यही चीज हमने करी थी 5-6 अगस्त 2023 में भी, जब हमने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर जो थ्रस्टर्स लगे हुए थे उनको फायर किया था, जिससे कि वो थोड़ा धीमा पड़ जाए और चांद उसको पकड़ ले। अब यहाँ पर जो चीजें ट्रिकी हो जाती है वो ये है कि हमारे पास वहां पर मंगल था, यहाँ पर चांद था, बट आज जो हम कर रहे हैं वहां पर कुछ मास नहीं है, वो एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर धरती और सूरज की जो आपस की ग्रेविटेशनल लड़ाई है उसके कारण वो पॉइंट हमारे लिए फेवरेबल बन जाता है। इसको हमें कैप्चर करने के लिए अभी जो हमारे पास लिक्विड अपोजी मोटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये जो आदित्य L1 मिशन है वो क्या कुछ करने वाला है, इसको लेकर भी अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सौर तूफानों और सूर्य लपटों का डेटा प्रोवाइड करेगा आदित्य L1। 5 साल तक ये काम करेगा पूरा मिशन, सौर लपटों का अध्ययन करेगा आदित्य L1। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और विशेषज्ञों से भी समझेंगे कि किस तरीके से ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
और अब आपको बताते हैं कि आदित्य L1 को तारीख दर तारीख कैसे सफलता मिली, किस तरह से एक एक करके उसने तमाम सीढ़ियां तय की, तमाम जो पॉइंट्स है, मंजिल है, वो तय किया। आदित्य L1 की सूर्य यात्रा की हम बात करें तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। ये तारीख सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरी जर्नी में, क्योंकि 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। अब अगली तारीख है 19 सितंबर 2023 की, जहां पर स्पीड मैनेज करने के लिए ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई। ये जो जानकारियां हैं, ये जो आंकड़े हैं, इसको समझने के लिए हम प्रतिमा के पास चलेंगे विस्तार से कि किस तरह से लॉन्चिंग से लेकर अब तक की यात्रा L1 की रही है। तो स्टूडियो में हमारे तमाम विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेकिन पहले पीयूष मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, चूंकि ये भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1, तो ये आज शाम 4 बजे माना जा रहा है कि अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। इसको लेकर कितनी उत्सुकता है? चंद्रयान के दौरान तो हमने देखा था कि उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, देखिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्चिंग के बाद से लगातार इसकी निगरानी की जा रही है और आज वो दिन आ गया है जब वो अपनी ऑर्बिट पर पहुंचने वाला है और उसके बाद से जो अपना डेटा है वो भेजना वो शुरू कर देगा। अभी भी इनिशियल डेटा उसकी ओर से भेजा जा रहा है आदित्य L1 मिशन की ओर से। सबसे अहम बात यह कि इसरो के वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर के। इसके अलावा देश के जो संस्थान हैं, खास तौर पर जो अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत आशाएं रखते हैं, खास तौर पर इसरो की कई सफलताओं के बाद से, वो भी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ये पहला भारत का सौर मिशन है। अहम बात यह है कि आज की सफलता के साथ ही भारत वो डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देगा जो वैश्विक स्तर पर, जो खास तौर पर आप कह सकते हैं कि टेलीकॉम क्षेत्र को तब नुकसान होता है जब कोई अचानक सौर तूफान बड़े पैमाने पर पृथ्वी को प्रभावित करता है और सैटेलाइट को प्रभावित करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस मिशन से भारत को पता लगेंगी और विश्व स्तर पर भारत इस मामले में सहायता कर सकेगा। जी, और इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं आदित्य L1 को। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा आदित्य L1। 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था पिछले ही साल और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है, जहां पर अब इसे सिग्नल भेजने की शुरुआत कर दी गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक सूरज के पास कितने देशों का मिशन पहुंचा है। तो सूर्य के पास विजय विश्व तिरंगा प्यारा भी पहुंच चुका है, लेकिन वो कौन से देश हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। और खास उपलब्धि की बात करें तो देखिए, सूर्य मिशन भेजने वाला भारत चौथा देश हो जाएगा, दुनिया का चौथा देश भारत हो जाएगा। अब तक 3 देशों ने यह मिशन भेजा है, जिसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, जर्मनी है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। कुल कितने मिशन हुए अभी तक? तो 22 हैं। और सफलता की बात करें, रेशियो की बात करें तो एक बार ही सफलता मिली है। L1 पॉइंट पर 4 मिशन एक्टिव हैं। मिशन विंड, सोहो, एस डिस्कवर, ये सभी अभी तक यहां पर एक्टिव हैं। भारत के लिए इसमें क्या सफलता है? 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचना, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही मुश्किल क्या है? तो सूर्य का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री है, इसलिए दूर से ही यह अध्ययन होगा, ये स्टडी होगी। L1 पॉइंट ही क्यों चुना गया ये भी समझिए। किसी ग्रहण का असर नहीं है यहां पर और इसलिए यहां से सूर्य का अध्ययन बेहद ही आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा और सही हो जाएगा। दिनेश जी, हम एक सवाल यहां पर यह करना चाह रहे हैं, जो आखिरी पॉइंट था कि L1 पॉइंट ही क्यों, आखिरी जो बिंदु हम बता रहे थे, L1 को ही क्यों सही माना गया? तो ग्रहण का तो असर नहीं होगा, ये बात तो हुई, लेकिन इसके अलावा और क्या विशेष बातें हैं इस L1 पॉइंट की, जहां से ये सारी स्टडी की जाएगी, जहां पर स्थापित किया जाएगा आदित्य L1 को? दिनेश, हाँ, L1 पॉइंट की एक विशेषता ये है कि ये कंटिन्यूसली आप लगातार सूरज के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो फिनोमिना हैं वो कब ऑकर करते हैं, अगर 24/7 आप उसके ऊपर नहीं नज़र रखते हैं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। हमें ये समझना है कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर फ्लेयर, ये सब जो है पृथ्वी के ऊपर जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं और नुकसान जो हमें पहुंचा सकते हैं। L1 क्योंकि
L1 से जब सूरज हमारे यहाँ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और L1 की पोजीशन है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो जो ये एक इसको आप अर्ली वार्निंग फॉरवर्ड पोस्ट आप समझिएगा कि अगर कोई एक्टिविटी सूरज पे हो रही है, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन आ रहा हमारी तरफ और वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अगर डिस्टर्ब करने वाला है, तो वो हमको एक अर्ली वार्निंग दे देता है। और क्योंकि ये 24 घंटा होता है, हमें नहीं पता कि ये कब हो सकता है, इसलिए उसका डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इट इज़ इन लाइन, वो क्या कहते हैं कि जो अर्थ है और जो सन है, वो अगर सूरज यहाँ पे है, अर्थ यहाँ है, तो उसी लाइन में वो बीच के अंदर वो पड़ा हुआ है और उसी के साथ वो मूव करता रहता है। इसलिए वो 24/7 आप क्या कहते हैं पूरे साल जो है 365 डेज, क्योंकि उसे 5 दिन रहना है, वो उसी पोजीशन में ही रहता है। एक चीज़ मैं जरा और बताना चाहूँगा कि जो ये L1 पोजीशन है, ये इट इज़ मोर डिफिकल्ट। चंद्रयान और मंगलयान से ये ज़्यादा कठिन मिशन है, क्योंकि जब मंगलयान या चंद्रयान पे हमें जाना था तो हमारे पास अल्टीमीटर होता है जिससे हम पता लगाते कि हमारी पोजीशन क्या है, किस हाइट पे है जी। L1 जो है ये एक इमेजिनरी पोजीशन है, स्पेस के अंदर वो हम कैलकुलेट करते हैं और फिर लगाते हैं कि एक पॉइंट है और तो वो L1 पॉइंट जिसे चुना गया है कितना महत्वपूर्ण है, ये दिनेश जी हमें समझा रहे थे। डॉक्टर मनीष, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आज जो मिशन हम मान रहे हैं कि अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, फिर हेलो ऑर्बिट में इसे पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए, आज जो हम मनूवर करेंगे वो मनूवर ही यही है कि हमें हमारे आदित्य को L1 पॉइंट के चारों तरफ हेलो ऑर्बिट में उसको रखना है। जैसे अभी सर बता रहे थे, तो सही में ये एक पॉइंट है। तो अब जब मैं किसी एक पॉइंट के साइड जा रहा हूँ तो वहाँ पर कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इसरो ने क्या किया ना, इसरो ने एक खुद का रोबस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बिकॉज ऐसे मिशंस के लिए आपको हमारे स्पेसक्राफ्ट कहाँ था, कहाँ है और कहाँ होगा, इसकी कैलकुलेशंस पहले करके रखनी होती है। जो स्पेसक्राफ्ट है जब वो L1 के हेलो ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो वो जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ऑर्बिट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें वही चांद के चारों तरफ घूमने की या मंगल के चारों तरफ घूमने की या धरती के चारों तरफ घूमने की, तो हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। बट यहाँ पे जो ऑर्बिट होगा वो एक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है। क्यों? हम एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो पॉइंट खुद घूम रहा है। तो अब मैं उस ऑर्बिट की बात करूं तो वो ऑर्बिट जो है वो एक्स एक्सिस में मान लीजिए तकरीबन 2 लाख किलोमीटर, वाई एक्सिस में 6 लाख किलोमीटर, जेड एक्सिस में अगेन 1 या 1.5 लाख किलोमीटर। तो इस तरीके के ऑर्बिट में आपको उसको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 1998 में क्या हुआ था, ईसा का जो सोहो मिशन है उसके साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हर महीने के हिसाब से हमें हमारे सैटेलाइट को ट्रैक करना पड़ता है, उसके सारे डेटा को देखना पड़ता है और उसको करेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमने आदित्य के ऊपर भी रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्ट यानी छोटे छोटे रॉकेट इंजन लगाए हैं जो कि उसको मेंटेन करते रहेंगे। लेकिन 1998 में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई और वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो कहीं खो गया था। और फिर काफ़ी मशक्कत के बाद ईसा और नासा के जो वैज्ञानिक थे, स्पेशलिस्ट थे, उनने उसके साथ कम्युनिकेशन सेट किया और वो आज तक मिशन एक्टिव है। तो ये जो बारीकियां ना, इन बारीकियों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि हाँ जी बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशंस है। इसको लेकर आप बता भी रहे थे कि ये जो L1 पॉइंट है उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं उस जगह की। थोड़ी देर बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिटर में चक्कर लगाएगा। थोड़ी देर बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिटर में चक्कर लगाएगा। आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 पर इसरो का बड़ा बयान, आदित्य L1 सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये कहा गया इसरो की तरफ से करीब 4 बजे L1 पॉइंट में पहुंचेगा आदित्य L1। आदित्य L1 सभी मापदंडों पर सही है, ये बयान है इसरो का। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। पीयूष, इसरो की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए इसरो की ओर से ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अभी आदित्य L1 मिशन की जो तकनीकी मापदंड हैं वो सभी खरे उतर रहे हैं
और वो सही दिशा में बढ़ रहा है। सीधे तौर पर कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगा कि वो अपने कक्षा में हॉलो ऑर्बिट की तरफ बढ़ते हुए और L1 जो लैंगिक बिंदु है वहाँ पर स्थापित हो जाएगा और उसके बाद वो अपना अपडेशन इसरो को भेजने लगेगा। लेकिन इसमें अभी कुछ समय है, करीब 15 मिनट बाद ये घटना को अंजाम देगा इसरो और एक नई सफलता फिर से इसरो को हासिल होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के लॉन्च के बाद ये एक बड़ी चुनौती है कि कक्षा में उसको सही तरीके से स्थापित कर दिया जाए, चूंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर पृथ्वी का और जो सूर्य है उसका गुरुत्वाकर्षण आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दो चुंबक आप अपने हाथ में ले लें और उनको दोनों को जोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं जुड़ते हैं और उसके बीच में अगर आप कोई चीज़ रखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है वो एकदम से छिटक करके बाहर चली जाती है। तो इसी तरह से दोनों का गुरुत्वाकर्षण जहां पर स्थापित हो जाता है और एक बिंदु बन जाता है, उसी बिंदु पर आदित्य L1 मिशन को स्थापित किया जाना है। बिल्कुल, और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, बहुत ज्यादा इंतजार करना भी नहीं होगा। पीयूष, आप लगातार नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आज सूर्य के लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा आदित्य L1। कुछ ही देर बाद करीब 4 बजे L1 पॉइंट पे पहुंचेगा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद आदित्य L1 और पिछले 6 महीने में इसरो के नाम तमाम उपलब्धियां हैं। 2024 के 6 दिनों में भी इसरो के सिर ये दूसरा ताज सजने जा रहा है। अगस्त में चंद्रयान 3 को चांद के उस दक्षिणी हिस्से में भेजा गया जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। 1 जनवरी को एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया और आज आदित्य L1 अपनी कक्षा में पहुंचने वाला है। 2024 में इसरो गगनयान 1 का मानव रहित मिशन का टेस्ट करने वाला है। साथ ही मंगलयान 2 का दूसरा चरण भी इस साल लॉन्च किया जाएगा। तो पिछले साल ही नहीं बल्कि इस साल भी कई सारे अहम पड़ाव हैं जिसे इसरो पार करने वाला है। और भारत का सूर्य मिशन कई मायनों में बेहद खास है। इसकी एक वजह है सूर्य का L1 पॉइंट। वहीं एक ऐसी खगोलीय घटना भी है जो 11 साल में एक बार ही होती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बेहद खास है आदित्य L1 मिशन और जो अहम बातें उससे जुड़ी उसको जल्दी से जान लेते हैं। L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला तीसरा देश है भारत और 365 यानी कि 365 दिन सूर्य के वायुमंडल का यह अध्ययन करेगा। इसरो को हर जानकारी सीधे मिलेगी, सौर हवाओं से जुड़ी जानकारी मिलेगी, सौर मैक्सिमा का अध्ययन होगा। 11 साल में एक बार सौर मैक्सिमा और सतह से बड़ी लपटें उठेंगी, इनका भी अध्ययन। लपटों का पृथ्वी पर गहरा असर होगा। 2025 तक सौर मैक्सिमा है और जिसकी जानकारी L1 जुटाएगा, आदित्य L1 जुटाएगा। तो भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1 और वो अपने लक्ष्य पर बस पहुंचने ही वाला है। ऐसे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए TV9 भारतवर्ष लेकर आया है। अब आपके लिए समझना यह भी जरूरी है कि सूर्य के 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, लेकिन सवाल है कि इसरो ने सूर्य मिशन के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना। दरअसल इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। क्या है वो वजह, हम आपको बता देते हैं। तो बता दें आपको L1 पॉइंट को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां से 24/7 नजर रखी जा सकती है। ग्रहण का प्रभाव इस पॉइंट पर नहीं पड़ता है, हर वक्त सूरज पर नजर इस पॉइंट से रखी जा सकती है। रियल टाइम डेटा यहां से उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा सौर तूफानों का सेंटर, कुछ जानकारी और आपके सामने रख रहे हैं। सूर्य से पृथ्वी पर आते तूफान और हर तूफान L1 से ही गुजरता है। करीब से जानने का ऐसे में मौका मिलेगा, यह भी माना जा रहा है। इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। भारत का आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित किया जा रहा है। सवाल यह है कि ये लैग्रेंजियन है क्या, इनका सूर्य से कनेक्शन क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता देते हैं। तो लैग्रेंजियन पॉइंट को लेकर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये सूर्य का पार्किंग स्टेशन है। सूर्य के 5 दरअसल लैग्रेंजियन पॉइंट है। जानकारी ये कि लैग्रेंजियन पॉइंट पर सैटेलाइट स्थिर रहता है। इसके अलावा सैटेलाइट का एक जगह पर रुककर अध्ययन करना, रिसर्च करना संभव होता है। साथ ही रुकने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत इस पॉइंट पर नहीं पड़ती है। साथ ही साथ L1 पॉइंट सूर्य का पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगे। अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, जब ये माना जा रहा है कि अपने लक्ष्य पर ये मिशन पहुंच जाएगा, आदित्य L1 पहुंच जाएगा, और इसके बाद फिर क्या कुछ चुनौतियां? देखिए, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो अपन लैग्रेंजियन पॉइंट की बात कर रहे थे,
तो ये जो 5 पॉइंट हैं इसमें से L1 पॉइंट तो हमारे लिए इसलिए फेवरेबल है बिकॉज वो इन द लाइन है, सूरज और धरती की लाइन पे है और हमारे को कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग हम उस पर कर पा रहे हैं। जो स्टेबल पॉइंट्स की बात करें तो जो स्क्रीन पर हमें दिख रहा है L4 और L5 ये स्टेबल पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। L1 पे तो स्टेबिलिटी है ही नहीं, ये तो अनस्टेबल पॉइंट है। तो अगर मुझे मतलब मेरे को एक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट चाहिए तो वी कैन गो फॉर L4 एंड L5, हम वहाँ जा सकते थे। बट प्रॉब्लम ये कि वो अगर स्टेबल पॉइंट है तो इस पूरे ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टेबल पॉइंट पे आके अटक सकती हैं। जैसे कि भाई कोई एस्ट्रॉइड टाइप की चीज आके अटक गई, कोई बड़े पत्थर के टुकड़े वहां पे आके अटके हुए, तो इसलिए इन पॉइंट्स पे जाने का कोई हमारे पास पर्पस नहीं बैठता। जो L2 पॉइंट है वो उल्टी दिशा में है, वहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे बड़े मिशन गए हैं जो कि डीप स्पेस को पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे कि पहला सितारा कब बना था, गैलेक्सीज कैसे बनी थी। और जो तीसरा पॉइंट है L3 वो सूरज के पीछे है जहां पर तो हम कभी जा ही नहीं सकते। तो L1 पॉइंट अनस्टेबल है लेकिन ये हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है जहां से हम सूरज को पढ़ सकते हैं। अब एक बार वहां पहुंचने के बाद उसके चारों तरफ जिस ऑर्बिट में हमें घूमना है L1 पॉइंट के चारों तरफ, उस ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब एक स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं हमें पता होना चाहिए स्पेसक्राफ्ट किस पोजीशन में है, किस ओरिएंटेशन में है और वो अपने आप को सही करता रहे। और अगर हमें ग्राउंड से उसको कंट्रोल करना है तो हमें उसकी 24/7 ट्रैकिंग चाहिए। 24/7 ट्रैकिंग करने में अब प्रॉब्लम ये आती है कि धरती खुद अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, सूरज के चारों तरफ तो घूम ही रही है, खुद अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। इसलिए हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उनके जो ग्राउंड स्टेशन हैं उनकी भी भरपूर सहायता ली है इस 24/7 ट्रैकिंग के लिए, आदित्य के लिए। उनके जो बड़े बड़े ग्राउंड स्टेशन हैं उनने भी हमें इसका डेटा दिया है जिससे कि हम आदित्य को प्रॉपर्ली ट्रैक कर सके, क्योंकि ये सीधा नहीं गया है, ये धरती के चारों तरफ घूमा, फिर ये एक कर्व्ड रास्ते में गया है। जो इसका क्रूज फेज था जहां पर हमने 2 बार थ्रस्टर फायरिंग करी, एक बार थ्रस्टर फायरिंग करी जिससे कि ये धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर सूरज की साइड L1 पॉइंट की साइड चल पड़े। फिर हमने एक करा था मिड कोर्स करेक्शन, यानी हमने देखा कि किस रास्ते जा रहा है और किस रास्ते जाना चाहिए, उसमें अगर कुछ डेविएशन है तो हमने वहां पर थोड़ी देर के लिए थ्रस्टर्स फायर करे थे तकरीबन 16 सेकंड के लिए कि हम इसको सही रास्ते पर रख दें। अब ये जो मैनूवर है ये जब एक बार हम ऑर्बिट में आ जाएंगे तो हमें ये हर महीने करने होंगे। इस ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट घूमेगा उसका जो घूमने का पूरा टाइम पीरियड होगा, पूरा चक्कर काटने का, वो होगा 177 या 178 डेज। लेकिन हमें हर 30 दिन में ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा सैटेलाइट सही दिशा में, सही ओरिएंटेशन में तो जा रहा है। अब इसके लिए हम यूज करते हैं सेंसर्स, जैसे हमारे पास स्टार सेंसर होते हैं, हमारे बहुत विस्तार से आपने बताया कि L1 पॉइंट क्या है दरअसल और क्यों कह रहे हैं आप, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो स्टेबल नहीं है और फिर भी हम वहां जा रहे हैं। उसके लिए जो ट्रिकी मैन्यूवर किए गए हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो प्रोसेस हम आगे भी आपसे हम समझेंगे। और देखिए हमारे सौर मंडल में मौजूद सूर्य खुद में कई राज समेटे हुए, ये जहां पृथ्वी पर मौजूद जीवन की सबसे बड़ी वजह है, वहीं सूर्य पर होने वाले विस्फोट, उससे निकलने वाली हानिकारक किरणें अंतरिक्ष में उथल पुथल मचाती हैं। अक्सर इसका असर पृथ्वी पर भी पड़ता है। यही वजह है कि भारत का सूर्ययान सूर्य का अध्ययन करेगा, जिससे इसरो को बेहद खास जानकारी मिलने की उम्मीद है। सूर्य के वायुमंडल को कोरोना कहा जाता है। आश्चर्य की बात है कि सूर्य का वायुमंडल उसकी क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर परत से भी ज्यादा गर्म है। आदित्य इसकी वजह जानने की कोशिश करेगा। और सूर्य की सतह पर बड़े विस्फोट होते हैं जिन्हें साइंटिफिक भाषा में कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इन विस्फोटों से पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, इससे जुड़ी जानकारी भी आदित्य जुटाएगा, इससे जुड़ा डेटा भी आदित्य जमा करेगा। और सूर्य से अक्सर बड़े तूफान भी उठते हैं जिनकी एक बड़ी वजह सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट है। दरअसल विस्फोट से पैदा हुए तूफानों के साथ करोड़ों टन चार्ज पार्टिकल भी रिलीज होते हैं और जिनकी रफ्तार 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इन्हें आमतौर पर सौर तूफान कहा जाता है। ये पृथ्वी पर वायरलेस कम्युनिकेशन और GPS सिस्टम तक को प्रभावित करती हैं। ये सौर तूफान अगर ताकतवर हों तो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स तक के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। मिशन के तहत तूफानों से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा ताकि वक्त रहते इनका ऑर्बिट्स बदला जा सके और किसी दुर्घटना से बचा जा सके। आदित्य L1 सौर हवाओं का भी अध्ययन करेगा। इनसे पृथ्वी के वायुमंडल और मौसम पर पड़ने वाले असर की जानकारी मिलेगी। साथ ही इसरो की कोशिश ये भी होगी कि इन सौर हवाओं की स्पीड बढ़ने के पीछे के रहस्य को भी समझा जा सके।
सूर्य पर मौजूद प्लाज्मा की वजह से सूर्य की सतह पर बड़ी बड़ी लपटें उठती हैं। इनसे अंतरिक्ष में पड़ने वाला प्रभाव से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। और सूर्य का वायुमंडल बेहद विचित्र है, जहां पर एक तरफ सूर्य के वायुमंडल के बाहरी हिस्से अंदर के हिस्से से ज्यादा गर्म है, वहीं वायुमंडल के बाहरी हिस्से में भी अलग अलग जगहों पर तापमान में बेहद ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। आदित्य L1 इसकी वजह भी जानने की कोशिश करेगा। तो आदित्य L1 से जो लाभ हो सकते हैं हम उनकी बात करते हैं। मिला जी, जो चीजें हमने दर्शकों को बताई हैं, अगर उसमें आप मेजर पॉइंट्स बताना चाहें कि इससे जो भी डेटा कलेक्शन होगा सूरज से रिलेटेड, उसका सीधा सीधा फायदा हमें यानी हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे शोध को, या हमारी धरती पर जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर क्या असर पड़ेगा या क्या उसका हमें लाभ मिलेगा? तो, आदित्य L1 का पोजीशन ऐसा है कि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं सूर्य से, जो आपने बोला है तूफान, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं, और सोलर फ्लेयर्स, ये आदित्य L1 एक स्पेस स्टेशन के जैसे, मेजरमेंट स्टेशन के जैसे रहेगा। और इन सिटू मतलब वहाँ पे खड़ा होकर जो पार्टिकल्स पास हो रहे हैं या प्लाज्मा जो साइड से जा रहे हैं वो मेजरमेंट लेते रहेंगे। और ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अर्थ के, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के पहुंचने से पहले ही हमें इसका मालूम पड़ जाएगा। इससे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कोरोनल मास इजेक्शन और ये तूफान से हमारा टेलीमेट्री सिस्टम, सैटेलाइट्स, इन पे बहुत ख़राब इफ़ेक्ट्स आ सकता है। पावर आउट्स हो सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमको पहले से ही ये वार्निंग मिलेगा। और 24/7 ये 5 साल के लिए मेजरमेंट होता रहेगा, तो हमें पता चलेगा इनका ट्रेंड। इसीलिए बहुत क्रूशियल है इसको समझना, और इस मिशन का कामयाब होना बहुत क्रूशियल इसीलिए माना जा रहा है। अब तक 22 मिशन लॉन्च किए जा सके हैं और महज 14 जो है वो नासा ने लॉन्च किए हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ और आपके साथ साझा कर देते हैं। देखिए, आदित्य L1 पर अध्ययन के लिए 7 पेलोड यानी उपकरण लगाए गए हैं। अब आपको इन उपकरणों के बारे में भी बता देते हैं। साथ ही उपकरण सूरज से किस हिस्से की जांच करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो आदित्य L1 के जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपके सामने जानकारी। VLC कोरोना परत में ऊर्जा का पता लगाएंगे। सूट जिसे कहा जा रहा है वो क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर परत की जांच करेगा। इसके अलावा सोलेक्स कम ऊर्जा सॉफ्ट एक्सरे वाली किरणों का पता लगाएगा, ये किस तरीके से काम करती हैं। हीलियोस ज्यादा ऊर्जा हार्ड एक्सरे वाली किरणें, इनका पता लगाएंगे। इसके अलावा एस्पेक्ट्स की बात करें तो सौर हवाओं में मौजूद प्रोटोन उसकी जानकारी जुटाने का काम करेगा। PAPA जिसे पापा कहा जा रहा है, सौर हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा मैग्नेटिक असर के बारे में पता लगाने की भी कोशिश करेगा। आदित्य L1 मिशन भारत के लिए बेहद खास है। इस मिशन से जहां सूरज के कई रहस्य खुलेंगे, वहीं अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन कैसे, हम मिशन से जुड़े कुछ हाइलाइट्स के जरिए आपको जल्दी से बता देते हैं। तो क्या करेगा, कहां से कब तक, क्यों खास है, ये तमाम जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है, क्या करेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1 मिशन। इसके अलावा कहां से, L1 पॉइंट से ये अध्ययन किया जाएगा और इसमें कितना वक्त लगेगा, यानी कब तक, 5 साल 2 महीने तक ये अध्ययन चलता रहेगा। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। ये खास क्यों है, क्योंकि ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसके अलावा L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला तीसरा देश भारत, इसलिए भारत की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। साथ ही साथ अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला भी यहाँ पर काम करेगी, जो रिसर्च करेगी और महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसे जुटाकर वापस भेजा जाएगा, ताकि हमें सूर्य से जुड़े हुए जितने रहस्य सर उसका पता लग सके। दिनेश जी, सूर्य से जुड़े हुए जितने रहस्य हैं उनका पता लगाने में ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? ये बताने से पहले आज मैं जरा एक और क्रिटिकल बात कहना चाह रहा था कि जब हम चंद्रमा पे चंद्रयान जा रहा था तो उसके अंदर हम कह रहे थे 15 मिनट्स ऑफ टेरर। आज के दिन 15 सेकंड बहुत क्रूशियल है। 15 सेकंड्स ऑफ टेरर में कहूँगा उसको, 15 से लेके 19 सेकंड है। उसमें करना ये है कि जब हमारा यान जा रहा है वहाँ पर, जब L1 पॉइंट के नज़दीक होगा तो उसकी वेलोसिटी को उसको कम करना है। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन वो 15 सेकंड 16 बेसिकली 19 सेकंड्स इन्होंने कैलकुलेट किया है। उसमें उनको उसकी यान की स्पीड को कम करना है।
अगर वो प्रिसाइज वेलोसिटी नहीं मिली तो वो आगे निकल जाएगा, इसके पहले और वो सौरमंडल में घूम सकता है। तो ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। 15-16 सेकंड में हमें पता चल जाएगा कि हम सक्सेस हैं या फेलियर का सिर्फ 15-16 सेकंड का ही अंतर है। बात रही क्या कहते हैं कि ये जो मिशन क्या करेगा, क्या सर हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, एक महत्वपूर्ण अपडेट है, वो हम दर्शकों को बता दें और उसके बाद फिर वापस इस चर्चा पर हम लौटते हैं। आदित्य L1 पर बड़ा अपडेट है, जरूरत पड़ी तो विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो की तरफ से ये बात कही गई है, थ्रस्टर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसरो की तरफ से ये कहा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो आदित्य L1 पर ये एक अहम जानकारी इसरो की तरफ से दी जा रही है। तो जरूरत पड़ी तो विशेष तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। पीयूष, इस बयान के क्या अर्थ है, क्या मतलब है? देखिए रवि, जो अहम बात यह है कि जो स्पीड है उसको काबू में रखना है, क्योंकि अगर काबू में नहीं रखा गया तो वो आगे निकल सकता है। जो L1 पॉइंट है उससे आगे नहीं जाना है, बल्कि उसके बिल्कुल सटीक स्थान पर हमें पहुंचना है। तो उसके लिए अगर आप फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, थ्रस्ट यानी कि स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके रिवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है और सभी पैमानों पर आदित्य L1 खरा उतर रहा है। अब देखना ये है कि कुछ ही मिनट बाद जो अहम पड़ाव आएगा वो महज 30 से 35 सेकंड का है, जहां पर ये ज़रूरी है कि स्थिरता बनी रहे, गति भी सामान्य रहे और इसके अलावा जो उपयोग किया जाना है थ्रस्टर्स का, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनका बिल्कुल सटीक तरीके से उपयोग किया जा सके। जी रवि, बिल्कुल जिस तरह से इसरो ने ये कहा है, और एक अहम बात ये भी बताई जा रही थी L1 को लेकर कि इस मिशन से डेटा एनीवे मिलता ही रहेगा। आने वाले समय में कुछ समस्याएं भी हुई तो भी डेटा मिलता रहेगा। फिलहाल ये बड़ा अपडेट यही है कि थ्रस्टर का इस्तेमाल इसरो की तरफ से किया जा सकता है और L1 पर ये इसरो की तरफ से बयान दिया गया है।